चलिए अब हम इस वीडियो में लिक्विड की बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, सरफेस टेंशन। आप सब लोगों ने नोटिस करा होगा कि मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स को अगर मैं एक टेबल पे डाल देता हूं तो वो एक स्फेरिकल सा शेप ले लेती है। उसी तरह थर्मोमीटर में अगर आपने मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करा होगा तो वो साइड वॉल से चिपक जाती है, जिसकी वजह से बीच में एक कर्व्ड शेप आने लगता है। और एग्जाम्पल्स में आपने पानी को भी सेम फिनोमेना करते ऑब्जर्व किया होगा। तो आखिर ये सब क्यों होता है? इन सब का जवाब है सरफेस टेंशन की वजह से। तो क्या है ये सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन को समझने के लिए पहले आप इस डायग्राम को समझें। ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने पानी को डाल रखा है। यहां पे हम दो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, एक जो बीच में है और एक जो सरफेस पे है। तो जो ये बीच में हरा कलर का मॉलिक्यूल है इसको हम बल्क पार्टिकल बोलते हैं, और जो ये लाल कलर का आपका पार्टिकल है इसको हम सरफेस पार्टिकल बोलेंगे। बल्क पार्टिकल आपका आसपास में बहुत सारे पार्टिकल से घिरा हुआ है। अब हर एक पार्टिकल उसके ऊपर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल पे हर ही डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर हम इस सरफेस वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये सरफेस वाले पार्टिकल पे हर तरह से फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां पे हमारे पास एक इम्बैलेंस्ड फोर्स है। तो इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या इस पार्टिकल को नीचे खींचने के लिए हमें कुछ भी एनर्जी लगेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक नेट फोर्स नीचे की तरफ है। यही चीज अगर मैं बल्क पार्टिकल की तरफ लूं तो क्या मुझे बल्क पार्टिकल को सरफेस में ले जाने के लिए एनर्जी लगेगी? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बल्क पार्टिकल हर तरह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड है। अगर मुझे इस पार्टिकल को अगर सरफेस पे लेके जाना पड़ा तो मुझे इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मान लीजिए कि मुझे सरफेस पे एक यूनिट से अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ नेट एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि मुझे बल्क से एक पार्टिकल को उठा के सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी लगेगी एक यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं, और इसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर है। तो लिक्विड्स अपने सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कम करने के लिए स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। इसीलिए हमने जब स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में देखा था, हमने ये देखा था कि मर्क्यूरी या वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर कोई भी लिक्विड वो सरफेस बनाने की टेंडेंसी रखता है। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं कि आपके सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं गामा से, और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अब हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। अब हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। इसका मतलब सरफेस टेंशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। अब हम लिक्विड की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, विस्कोसिटी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक साइड में पानी है और दूसरी साइड में हनी फ्लो हो रहा है। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि पानी ज्यादा फास्ट फ्लो हो रहा है देन हनी। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है
विस्कोसिटी, क्योंकि पानी एक लो विस्कस लिक्विड है, वहीं हनी एक हाईली विस्कस लिक्विड है। तो विस्कोसिटी होती है कि आपके फ्लो में कितना रेजिस्टेंस है, बेसिकली मतलब लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। चलिए हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप इस लिक्विड को ऐसे मान लीजिए कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लेयर से बना है। इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर की जो लेयर है, जो सरफेस से टच है, वो बहुत ही धीरे मूव कर रही है, वहीं उसके ऊपर वाली लेयर और फास्ट मूव कर रही है, और उसके ऊपर वाली लेयर और ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। तो ऐसे हमें एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम विस्कोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक लेयर ऑफ लिक्विड लेते हैं जिसकी जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हम इसके ऊपर की एक लेयर लेंगे और इसके नीचे की एक लेयर लेंगे। दोनों ही लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और हम ये मान रहे हैं कि जो ऊपर वाली लेयर है वो प्लस du की वेलोसिटी से फास्टर है, और जो नीचे वाली लेयर है वो माइनस du की वेलोसिटी से स्लोअर है। तो अब अगर हम इसका ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने जाए तो हम इसका ग्रेडियंट कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई तो du बाई डी जेड इन ग्रेडियंट का इन लेयर्स का वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब जो हमारा विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के ग्रेडियंट से। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहाँ पे जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा ईटा है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी यू बाई डी जी, जहां पे ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है।